हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी एग्ज़ाम जो प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्न हैं उनका प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर जजमेंट अपडेट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। लीगल बज़ पाठशाला में आज फिर से हम कुछ नया सीखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा साधारण स्पष्टीकरण सेक्शन 6 से 52A, कहाँ के? आईपीसी के, यानी आईपीसी की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेक्शन 6 से हम फटाफट रिवीजन करेंगे। सेक्शन 6 संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अत्यधिक समझा जाना, यानी सेक्शन 6 आईपीसी का बोलता है कि संहिता में जो परिभाषाएं हैं वह अपवादों के अधीन मानी जाएगी। आइए रीड करते हैं। इस संहिता में दिए गए सवर्त अपराध की सभी परिभाषा, दंड का उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड का उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अत्यधिक समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड के उपबंध या दृष्टांत में क्यों न रिवाइज किया गया हो। यानी सेक्शन 6 बता देता है कि आईपीसी में अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई डेफिनेशन दी गई है या किसी पनिशमेंट के बारे में कोई प्रोविजन किया गया है या कोई परिभाषा या दंड के उपबंध का कोई दृष्टांत बताया गया है तो वह जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद यानी चैप्टर 4 के अंतर्गत आएगा। ये इसको क्लियर कर देता है। भले ही उसको कहीं पर रिपीट किया गया हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सभी चीज़ें यानी डेफिनेशंस, दंड के प्रोविज़न या जो दृष्टांत है ये सब चैप्टर 4 यानी जनरल जो एक्सेप्शन है, साधारण अपवाद हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। बस आपको सिंपल सा ये याद रखना है। सेक्शन 7 पे आ जाते हैं। सेक्शन 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। सेक्शन 7 एक बार बात बता देता है कि अगर किसी सेक्शन में कोई पद यानी कोई शब्द है या वर्ड है, उसका प्रयोग या उसका स्पष्टीकरण कहीं किसी सेक्शन में कर दिया गया है या संहिता के आईपीसी किसी पार्ट में कर दिया गया है तो उसका अर्थ वही अन्य भागों में भी या उस अन्य सेक्शनों में भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस सेक्शन में इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ अलग माने, उस दूसरे सेक्शन में इसका अर्थ अलग माने, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अगर एक जगह उसको डिफाइन किया गया है तो उसी का अर्थ जो सेम अन्य सेक्शनों या अन्य पार्ट में आईपीसी में लगाया जाएगा। तो ये सेक्शन 7 बता देता है। सेक्शन 8 जो है लिंग, जेंडर को परिभाषित करता है। पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी हो। यानी कहीं पर भी अगर जो है पुल्लिंगवाचक शब्द का प्रयोग अगर आईपीसी के सेक्शन या भाग में किया जाता है तो वह हर व्यक्ति के बारे में होगा। व्यक्ति के बारे में मतलब चाहे वह नर हो या नारी हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, अगर व्यक्ति शब्द यूज किया गया है तो वह दोनों को इंगित करेगा। सेक्शन 9 नंबर, वचन। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर वचन जो शब्द है यानी नंबर है उसके अंतर्गत एक वचन द्योतक शब्द आएंगे तो वहाँ पर बहुवचन भी उसको मानेंगे, और बहुवचन द्योतक यानी बहुवचन को दर्शाने वाले शब्द आएंगे तो उसमें एक वचन भी समाहित होगा। यानी ऐसा अलग अलग से उसको जो डिफाइन नहीं किया जाएगा कि ये एक वचन है, बहुवचन है। यानी यहाँ पर सिंगल एक वर्ड अगर आ जाता है तो उसका आप अर्थ ले लें बहुवचन, परिस्थिति अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन के अनुसार कि एक वचन में बहुवचन भी हो सकते हैं और बहुवचन जो अगर वर्ड इंगित कर रहा है तो उसमें एक वचन भी हो सकता है। तो ऐसे है, यानी एक महिला तो महिलाएं, तो इस तरह का अलग से डिफरेंस नहीं होगा। अगर महिला आ गया तो उसमें एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन महिलाएं भी हो सकती है। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं। सेक्शन 10 पुरुष और स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक, यानी इसमें एज का बता दिया गया है कि एज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नर या नारी यानी किसी भी आयु का अगर इसमें शब्द आ जाता है पुरुष या स्त्री तो वह हर आयु की नारी से है, चाहे वह 3 वर्ष की हो, 1 वर्ष की हो या 20 वर्ष की हो। ये डिफरेंस ऐसा नहीं होगा, सबको एक ही माना जाएगा। यानी एक ही आयु का अगर पुरुष है तो पुरुष भले वह 2 वर्ष का बच्चा हो या 20 वर्ष का जो है एक व्यक्ति हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, आयु में सेम है। अगर पुरुष शब्द आता है तो उसमें हर आयु का जो नर होगा और स्त्री शब्द आता है तो उसमें हर आयु की
जो है मानव नारी है। ये इसमें सेक्शन 10 में बता दिया गया है। सेक्शन 11 है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा बता दिया गया है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, व्यक्ति या संगम या व्यक्तियों का निकाय, यहाँ 3 टर्म है, व्यक्ति, संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति या संगम है या व्यक्तियों का समूह है या निकाय है, चाहे वह निगमित रूप से हो या नहीं हो, वह व्यक्ति वर्ड के अंतर्गत आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो व्यक्ति या संगम या व्यक्ति को निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, व्यक्ति वर्ड के यानी पर्सन वर्ड के अंतर्गत आता है सेक्शन 11 में। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो चल रहा है पार्ट। सेक्शन 12 में निश्चित है, सेक्शन 13 भी निश्चित है, सेक्शन 14 सरकार का सेवक। फटाफट रिवीजन चल रहा है, आप देखते हैं, रिवाइज करते रहें। सेक्शन 14 सरकार का सेवक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सेवक सब सरकार के द्वारा या अधीन प्राधिगत किए गए, नियुक्त किए गए, नियोजित किए गए, भारत के भीतर बने रहने दिए गए ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। अब समझे, सरकार सेवक सब, सरकार का अगर सेवक कहीं वर्ड यूज होता है तो इसको हम मानेंगे कि सरकार के अधीन, सरकार के या तो द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत यानी उसके अधीन अपॉइंट किया गया है कि यही आपकी कार्य करें, नियुक्त किया गया है, या नियोजित किए गए। यह 3 टर्म है, सरकार के द्वारा, उसके अधीन प्राधिकृत किए गए और नियुक्त किए गए और नियोजित किए गए, भारत के भीतर उस रूप में बने दिए गए कोई ऑफिसर या लोग जो एक सेवक सम्मिलित हैं। यानी सरकार के सेवक में क्या सम्मिलित है, ऑफिसर या ऐसे सेवक जो सरकार के द्वारा किए गए हैं या उसके अधीन प्राधिकृत किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं, नियोजित किए गए हैं, तो ये ऑफिसर या सेवक जो है सरकार के सेवक हैं। सेक्शन 15-16 निश्चित हो चुका है। सेक्शन 17 सरकार। सेक्शन 17 है सरकार। सरकार शब्द केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक है। यानी जो सरकार वर्ड है वो किसका द्योतक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का। यानी अगर सरकार शब्द कहीं पर भी आया तो केंद्र सरकार से भी उसको अर्थ लगा सकते हैं, राज्य सरकार से भी लगा सकते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है। सेक्शन 18 है भारत। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। यानी इसमें पहले हम पढ़ते थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, आर्टिकल 370 में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया, तो यहाँ पर भी अब परिवर्तन होगा और यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत। पहले पढ़ते थे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, लेकिन अब हमें ऐसा पढ़ना होगा कि भारत से भारत का राज्य क्षेत्र यानी संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। सेक्शन 19 न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश है, अभिप्रेत है, किंतु हर उस व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि न्यायाधीश शब्द क्या है, हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से क्या है, न्यायाधीश है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। मतलब सिंपली ये तो बता दिया गया कि जो पद रूप से अपॉइंटेड है न्यायाधीश के रूप में, वो तो न्यायाधीश है ही सही, जज है ही सही, लेकिन उसके अलावा ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश है जो किसी विधिक कार्रवाई में, पहला टर्म, कोई लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, यानी क्रिमिनल हो या सिविल हो, अंतिम निर्णय, उस अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा उसको अगर वेरीफाइड कर दिया जाए तो लास्ट हो जाए, देने के लिए विधि के द्वारा यानी लॉ के द्वारा उसको सशक्त किया गया है, तो वो न्यायाधीश है। यानी दूसरा व्यक्ति कौन न्यायाधीश है, जो विधिक कार्रवाई में किसी, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या किसी अन्य के द्वारा उसको पुष्ट कर दी, उसके द्वारा जो ऑर्डर किया गया है उसको अगर किसी के द्वारा पुष्ट कर दिया जाता है तो निर्णय अंतिम हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश है। जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हो। इसके अलावा जो व्यक्तियों का निकाय यानी जैसे 5 से 6 पीठ होती है हमें, तो 2 से 3 उनमें से पीठ का एक व्यक्ति हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा अपॉइंट किया गया है, सशक्त किया गया है। उसी तरह से अंतिम निर्णय सुनाने का अधिकार न्यायालयों के लिए आवश्यक है।
इसलिए सपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अंतिम निर्णय सुनाने वाला जो अधिकार है वो न्यायालयों के लिए आवश्यक है, लेकिन इसलिए सपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं, यानी किसी मैटर को अगर सपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट होता है वो न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे अंतिम निर्णय सुनाने का अधिकार नहीं होता है। सेक्शन 20 न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्यायालय से तात्पर्य उस स्थान या भवन से नहीं है जहाँ न्यायिक कार्य की जाते हैं, अपितु न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय से है जो न्यायिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। जब न्यायाधीश मात्र प्रशासनिक कार्य करते हैं, न्यायालय नहीं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात को बताया गया है सेक्शन 20 न्यायालय में। न्यायालय से तात्पर्य ऐसे स्थान या भवन से नहीं है जहाँ न्यायिक कार्य किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है कि ऐसा स्थान या भवन जहाँ केवल जुडिशल प्रोसेसिंग या जुडिशल वर्क किए जाते हैं वो न्यायालय नहीं है, अपितु न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय से है जो न्यायिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वह न्यायालय है। यानी ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों का एक समूह जो जुडिशल प्रोसीडिंग को संपादित करता है वह न्यायालय है। जब न्यायाधीश मात्र प्रशासनिक कार्य करते हैं, न्यायालय नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जब न्यायाधीश जो है प्रशासनिक कार्य करते हैं तो वो न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे पहला, एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय जो हमने पढ़ा। दूसरा, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त हो। तीसरा, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय उपयुक्त समय पर न्यायिक कार्य कर रहा हो, तब वह न्यायालय की श्रेणी में आता है। सेक्शन 21 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। ये धारा लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं करती है, अपितु उन सारे कार्यकर्ताओं को मात्र दर्शाती है जो लोक सेवक के रूप में पदाभिहित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट में। ये जो सेक्शन 21 है, ये लोक सेवक जो शब्द है, वर्ड है, यूज किया गया है, इसको डिफाइन नहीं करती है पहली बात तो, अपितु उन सारे कार्यकर्ताओं को केवल बताती है कि ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, उस रूप में पदभिहित हैं। देखते हैं आगे। अतः लोक सेवक शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है। अब यहाँ लिस्ट दी गई है कौन से व्यक्ति लोक सेवक हैं। जैसा पहला, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है। दूसरा, हर व्यक्ति जो न्यायाधीश के रूप में किन्हीं न्यायिक निर्णय कर्ताओं का, चाहे वह स्वयं या किसी व्यक्ति किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा अपॉइंट किया गया है। तीसरा, न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर, यानी इसमें बता दिया गया है कि न्यायालय का कोई भी ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक भी आएगा, रिसीवर भी आएगा, कमिश्नर भी आएगा, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें। पहला टर्म यह है कि ऐसा ऑफिसर जिसका ये ड्यूटी बनती है या कर्तव्य है कि वो विधि या तथ्य के किसी मामले में क्या करे, अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, उसको वेरीफाइड आदि प्रमाणित करे, या उसको रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का वहन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वाचन करे, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है, वह लोक सेवक की श्रेणी में है। यानी इन व्यक्तियों को न्यायालय ने विशेष रूप से ऐसे कार्यों को करने का प्राधिकार दिया है, इस कारण ये लोक सेवक हैं। यानी जिसमें न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर आ गया, जिसमें समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये सब लोक सेवक हैं। जिसका ऐसे ऑफिसर का नाते उसकी जो कर्तव्य है कि वो विधि या तथ्य के किसी भी मैटर पर कोई अन्वेषण कर सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, उसको अधिप्रमाणित कर सकता है, किसी संपत्ति यानी किसी सरकारी संपत्ति है उसका भार संभाल सकता है, उस संपत्ति को वहनित कर सकता है, या किसी न्यायिक आदेशिका का जो है निष्पादन, एजुकेशन कर सकता है, कोई शपथ ग्रहण करा सकता है, निर्वाचन करा सकता है, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रख सकता है। जैसे अभी शपथ ग्रहण की बात आई तो यहाँ ओथ कमिश्नर होते हैं न्यायालय में, वो शपथ के लिए ग्रहण कराने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं इसका चौथा पॉइंट, किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक जूरी सदस्य, कर निर्धारण या पंचायत का सदस्य, ये लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तीनों टर्म याद रखें, जूरी सदस्य, कर निर्धारक या पंचायत का सदस्य। किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाले ये सभी सदस्य लोक सेवक हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा,
हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा, किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा मीडिएटर या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय के द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक अधिकारी के द्वारा कोई मैटर या विषय वस्तु है उसको विनिश्चित यानी डिसाइड करने के लिए, रिपोर्ट उस पर तैयार करने के लिए उसको फॉरवर्ड किया गया है, वो लोक सेवक है। छठा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठा टर्म कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पद को धारित करता है जिसके आधार पर वो किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। जैसे हमारे पुलिस जो है थाने का पार्षद अधिकारी है, पुलिस इंस्पेक्टर है, तो ऐसी ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। सातवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते ये कर्तव्य है कि वो अपराधों का निवारण करे, अपराधों की जो है इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, लोक स्वास्थ्य क्षेम या सुविधा की सुरक्षा करे। ये सब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। उसी तरह से आठवां पॉइंट है, प्रत्येक ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते ये कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या सुविधा करे, किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे, सरकार के धन संबंधी हितों की सुरक्षा करे, किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। ये सब कैटेगराइज लोग जो है लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। नवा, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, वहन करे या कोई सर्वेक्षण निर्धारण करे या कोई रेट या कोई उद्ग्रहित कर या किसी ग्राम, नगर या किसी जिले के अधिकांश जो अधिकारी के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए। तो ये लोक सेवक हैं। यानी इसमें बता दिया गया है कि ऐसा ऑफिसर जो जिसका ये ड्यूटी है कि वो किसी ग्राम, नगर या जिले में कोई धर्मनिरपेक्ष कार्य चल रहा है उसके प्रयोजन के लिए किसी प्रॉपर्टी को ग्रहित कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, उसका वहन कर सकता है, उससे जुड़े हुए मैटर पर सर्वेक्षण या निर्धारण कर सकता है, या कोई रेट है या कोई उद्ग्रहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, आदि प्रमाणित कर सकता है, वो लोक सेवक की श्रेणी में आता है। 10वां है, हर व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली जो है तैयार करने में, प्रकाशित करने में, बनाए रखने के लिए, पुनरीक्षित करने के लिए, निर्वाचन या निर्वाचन की किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। जैसे ये चुनाव में BLO लगते हैं, चुनावी के जो अधिकारी होते हैं जो लिस्टें तैयार करते हैं, वोटर लिस्ट वगैरह, तो ये सब लोक सेवक की श्रेणी में आ रहे हैं 10th नंबर में। 11वां, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, ये लोक सेवक, यानी सरकार की सेवा या वेतन में है या लोक कर्तव्य का पालन कर रहा है जिसके कारण वह सरकार से फीस या कमीशन के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में लेता है, तो वह लोक सेवक की श्रेणी में 11 नंबर में आ रहा है। B, स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र, प्रांत, राज्य के अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। यानी ये एक स्पेशल टर्म दिया जाएगा कि कोई स्थानीय प्राधिकारी है जो केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन उसके स्थापित निगम की या कोई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 में डिफाइन किया गया है। तो कोई सरकारी कंपनी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जो इन कंडीशन में कार्य कर रहा है, जैसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245, या स्थानीय प्राधिकारी केंद्र, प्रांत अथवा राज्य के अधिनियम के द्वारा, तो वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा जो सरकारी कंपनी से सेवा के बदले वेतन प्राप्त कर रहा है। तो ये कैटेगराइज है। कुछ दृष्टांत हैं यहाँ पर, जैसे नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। ये इंपॉर्टेंट रखे कि नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। यस। अब स्पष्टीकरण 1, 2, 3 दिए हुए हैं, उनको रीड करते हैं। फटाफट रिवीजन चल रहा है, याद करते रहें। ऊपर के वर्जनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए या नहीं। ये जो लिस्ट दी गई थी 11 तरह के लोक सेवक, इन कैटेगरी में आने वाले लोक सेवक हैं, तो ये लोक सेवक हैं चाहे वह सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हों या नहीं गए हों। ये बता दिया गया है स्पष्टीकरण 1 में। स्पष्टीकरण 2 में बोला गया है
जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के लिए उसके अधिकार में किसी की विधिक त्रुटि हो। यानी कोई विधिक त्रुटि भी हो गई हो तो लोक सेवक शब्द में वो समझे जाएंगे जो उस ओहदे को, लोक सेवक का जो ओहदा है उसको वास्तव में धारित करते हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि भी हो गई हो या कोई गलती रह गई हो, नियमों का पालन नहीं हो किसी तरह की, तो भी ऐसा कुछ नहीं है, उसको लोक सेवक ही माना जाएगा अगर वो उस ओहदे को धारण करके कार्य कर रहा है। ये स्पष्टीकरण 2 है। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द किसी विधायी नगरपालिका या लोक अधिकारी के नाते, चाहे वह किसी कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा यदि निर्वाचन के रूप में विहित की गई है। यानी इसमें निर्वाचक शब्द है उसके अंतर्गत बताया गया है कि ऐसे विधायी नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे भी स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वर्ण करने के लिए पद्धति किसी विधि के द्वारा निर्वाचन के रूप में विहित की गई है, तो वह लोक सेवक की कैटेगराइज में आएगा, ये बता दिया गया है। अब कुछ केस लॉ दिए हुए हैं। एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1977 सुप्रीम कोर्ट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट कि एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1977 में बताया गया था कि जो मुख्यमंत्री है वो भी लोक सेवक है। उसी तरह से RS नायक बनाम AR अंतुले 1984 सुप्रीम कोर्ट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया कि जो MLA है वो लोक सेवक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि MLA लोक सेवक की श्रेणी में आता है नहीं। RS नायक बनाम AR अंतुले 1984 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये डिसाइड किया था कि MLA लोक सेवक नहीं है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे, आगे फटाफट रिवीजन सेक्शन 22 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।